हेलो मेरे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ सर, हमारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। आप बताओ, आप कैसे हो? सर मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर। आज आप क्या करोगे? आज हम देखिए जो अपनी आरटीपी रह गई है नवंबर 23 की डीटी की, उसका जो सेकंड पार्ट है, जो अपने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था, अब हम 16 to 25 देखेंगे, जिसमें अपना क्या कवर्ड है, क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है सर, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ पता ना हो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सर, ये अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से पीजीबीपी। सर क्वेश्चन नंबर 16 इज फ्रॉम पीजीबीपी। देखे, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मानव लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, एग्जिबिट नेट प्रॉफिट ऑफ 180 लैक्स। क्या दिया हो? नेट प्रॉफिट दिया हो 180 लैक्स का, जिसमें एडजस्टमेंट करी हुई है। ठीक है, अब हमें सही करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट को करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और बोलेगा कि क्वेश्चन इसने मानव लिमिटेड 115 BAA लिया, मतलब क्या? सर कंसेशनल टैक्स रेट लिया है, जिसमें कि हमारी एग्जाम्पशन वगैरह, जो डिडक्शन वगैरह होती है, डिसअलाउ होती है, एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलती है, वो सब हम देखेंगे इसमें। उसके हिसाब से हमें टैक्स रेट 22% मिलता है और सरचार्ज फिक्स होता है 10% का प्लस एजुकेशन सेस। ठीक है सर, ठीक है, हमें इतना पता है, आप आगे चलो। Interest of 24 lakhs relating to financial 22-23 which is settled by issuing 8% debentures of 100 each in August 2023। सर क्या जो इंटरेस्ट होती है अपनी इंटरेस्ट जो होती है, जो पीएनएल में डेबिट हो जाती है और जिसके बदले में किसी को डिवेंचर्स इशू कर दी, जैसे अपनी इंटरेस्ट थी उसको पे करना है, तो उसके लिए क्या किया, डिवेंचर्स इशू कर दिए, तो क्या वो इंटरेस्ट हमारी पीएनएल में डेबिट होनी चाहिए? आप बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों? सर सेक्शन 43 भी कहता है, क्या कहता है सर सेक्शन 43 भी, उसकी एक्सप्लेनेशन सी क्या कहती है, इंटरेस्ट लायबिलिटी सेटल बाय डिबेंचर इज नॉट एक्चुअली पेड। मतलब सर एक्चुअल पेमेंट को ही, कैश कहां गया आपका? नहीं गया ना, इस वजह से पीजीबीपी में उसको अलाउंस नहीं मिलती, हमें एडबैक करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, पहला वाला आपने सही समझा दिया हमें। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22 वाज कंप्लीटेड इन सितंबर 2022 विद अ टैक्स डिमांड ऑफ 5,80,000। ठीक है, which included surcharge of 50,700 and cess of 22,308. The entire sum has been duly paid in financial year 22-23। क्या सर आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन मिलती है, अलाउंस मिलती है पीजीबीपी में? बताओ आप मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को पता है मिलती है कि नहीं मिलती है। सर नहीं मिलती इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में जो सरचार्ज होते हैं और सेस होते हैं, क्या होते हैं? इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे इनकम टैक्स है, उसके सरचार्ज और सेस क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। जब मेन हेड ही नहीं अलाउड है तो पार्ट्स कैसे अलाउड हो जाएगी? जब इनकम टैक्स ही नहीं अलाउड है तो उसका सरचार्ज और सेस भी कैसे अलाउड हो जाएंगे? पे किया है उसने, पीएनएल में डेबिट कर रखा है, मतलब खर्चा कम कर रखा है, तो उसे एड बैक कर देंगे हम। ठीक है सर, एड बैक कर देंगे। कौन से सेक्शन से कर रहे हैं हम ये? 40A टू एक्सप्लेनेशन 3, 40A थ्रू एक्सप्लेनेशन 3। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गई। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। सर एक बात बताना, जो एक्चुअल वैल्यूएशन की जो ग्रेचुटी होती है, उसमें प्रोविजन देते हैं, एक्चुअली पेड वाले लेते हैं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, याद करो। नहीं सर, प्रोविजन नहीं लेते, एक्चुअली पेड वाले लेते हैं। सर हमें प्रोविजन वाला एड बैक करना पड़ेगा अगर पीएनएल में डेबिट हो रखा है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। कितनी थी प्रोविजन? 180 लाख। इसके नीचे इनको एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, ये रही। एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो पे कर दी कैश में, वो कितनी है? 105 लाख। तो सर एक 180 का तो हमें प्रोविजन दिख रहा था, हाँ 105 का पे कर दिया, मतलब सर 75 का प्रोविजन बचा। जो टोटल था उसमें से 105 से पे हो गया, तो बच्चा कितना? 75। मतलब सर पीएनएल में 75 का प्रोविजन डेबिटेड है, उसे हम एड बैक कर देंगे, प्रोविजन वाला हम एड बैक कर देते हैं क्योंकि। ठीक है सर, ठीक है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सब जल्दी ऊपर चलो। ठीक है सर, 75 लाख हमने ऐड कर दिए एक्चुअली पेड वाला। एक्चुअली पेड इज नो एक्चुअली पेड वाला कह रहा हूं, सॉरी, प्रोविजन वाला हमने एड बैक कर दिया 180 माइनस 105, 75 लाख। ठीक है सर। Expenditure incurred toward foreign travel of director 6.5 lakhs to explore opening of branch in a foreign country to make its products in the said foreign country। products जैसे हमारा कोई बिजनेस है, उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको अवेलेबल कराना है दुनिया भर में, तो ये क्या बिजनेस एक्सपेंडिचर है? इसको तो डायरेक्टर्स के लिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, अलाउ रहेगा, तो पीएनएल में डेबिटेड है, डेबिटेड ही रहने दो, कुछ नहीं करना हमारे को इसमें चेंज। सही है सर, नो चेंज, इसमें हमारे को नो चेंज, कुछ नहीं करना। ठीक है सर, ई पॉइंट बताओ। पेड 82,000 फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 26 जनवरी 2023। ठीक है, बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश टू अ सप्लायर इन अ सिंगल डे। ओके, ठीक है सर। 40A3 में से एड बैक कर देंगे, 10,000 से ज्यादा है कैश में रॉ मटेरियल के लिए, कोई दिक्कत नहीं, एड बैक कर देंगे। ठीक है, ये भी ठीक है। पेड 11 lakhs to ST Inc of Japan for online digital advertisement। ST Inc has no PE in India, no tax for deducted at, ओहो, और देखते जाओ।
नॉर्मल इक्वलाइजेशन लगाए क्या सर, एसटी इनको पहले टीडीएस काटना चाहिए था, अब दिक्कत होगी ना सर, टीडीएस नहीं कटा, मतलब मानव को टीडीएस काटना चाहिए था सर, टीडीएस नहीं कटा, तो अब उसका डिसअलाउ हो जाएगा पूरा खर्चा, और जब टीडीएस कटेगा तब अलाउंस मिलेगी, अभी तो हम डिसअलाउ कर देंगे, मतलब जो पीएनएल में डेबिटेड है उसे ऊपर कर देंगे, एड बैक कर देंगे। कौन से सेक्शन में? 40A1B में 100% डिसअलाउंस होती है। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। और इसमें जो 82,000 वाला है ना, उसमें पूरा आएगा, ये नहीं कि 72, नहीं ना 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 ना, 10,000 से ऊपर जितना भी पूरा, मतलब 82,000 पूरा खत्म खेल, टाटा बाय बाय। incurred 4.6 lakhs on activities relating to CSR as required under 135 of Companies Act। क्या CSR का खर्चा मिलता है? बताओ बताओ। नहीं मिलता सर, सेक्शन 37 बोलता है नहीं मिलता, तो हम एड बैक कर देंगे 4.6 lakhs। sold a vacant lands to its wholly owned subsidiary Patel P Limited, Mumbai। The long-term capital gain of 118 lakhs is credited to statement of profit and loss। सर जो कैपिटल गेन्स है वो पीजीबीपी के हेड में क्या कर रहा है, आप मेरे को बताना। सर पीएनएल में क्या कर रहा है ये? पीएनएल में तो कुछ नहीं करना चाहिए, तो पीएनएल से हटाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन्स के हेड में ले जाएंगे इसे सर। सही बात है सर, पीजीबीपी में तो आएगा नहीं, तो इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है सर, माइनस कर देंगे। सही कह रहे हो सर, माइनस कर देंगे। paid 2.2 lakhs to a university as donation to be used for research in social science approved under section 35(1)(3). Out of the 1.2 lakhs was paid through net banking and balance by cash। देखो सर, अगर अपना नॉर्मल पीजीबीपी का क्वेश्चन होता तो हम क्या करते, ये जो 2.2 का अमाउंट दिया हुआ है, 2.2 इसके दो से एग्रीगेट कर देते, 1.2 और बचा कुचा मल है। ये अपने कैसे करा है? बैंक से करा है, और ये किससे करा है? कैश से करा है। अगर ये नॉर्मल केस होता विदाउट 115 बी डबल, अगर ये 115 बी डबल ए में कवर्ड नहीं होता, तो हम इसकी डिसअलाउंस कर देते, इसको इसकी डिसअलाउंस कर 100% डिसअलाउंस कर देते, और इसको अलाउड रहने देते। अब इस वाले वन वाले अगर 115 बी डबल ए लिया है, इधर देखो तो क्या होगा, 115 बी डबल ए में क्या साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा नहीं मिलता सर। 115 बी डबल ए में क्या लिखा हुआ है? साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा नहीं मिलता। मतलब क्या हुआ, जो हमने 2.2 लाख पहले से डेबिट कर रखा है तो उसे हमें एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि 115 बी डबल ए लिया, इस वजह से हमें एड बैक करना पड़ेगा। अगर 115 बी डबल ए कंपनी ऑप्ट नहीं करती तो सर कुछ नहीं करना पड़ता, केवल 1 लाख जो कैश में पे किया उसे एड बैक करते। ठीक है ना सर, समझ गए ना। अगर 115 बी डबल लिया इस वजह से हमें एड बैक कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। ठीक है सर, ये बात आपने सही बताई। इंटरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द 65 लाख, इसमें तो आता नहीं इंटरिम डिविडेंड वैसे भी। ठीक है सर, एड बैक कर देंगे। के पार्ट क्या? contributed 60 lakhs towards employee pension scheme notified by the central government under section 80 CCD calculated at 15%। सर 15%? ये क्या बोल रहे हो आप सर? क्वेश्चन में लिखा, मैं क्या बोल रहा हूँ? 10% होता है सर, लिमिट हमें पता है, आप मत बताओ। 10% होता है। कौन सा सेक्शन है ये भी बता दो सर। सेक्शन नंबर 3614A। कौन सा है? 3614A। अप टू 10% अलाउड है सर। तो बच्चा कुछ कैसे निकालें आप जरा बताओ, हमसे कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और एक बात बच्चों याद रखना, जब भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जैसे पीजीबी डीटी में, एफआर में, एसएफएम में, जो इसमें क्या होता है, आप लोगों को मैंने कॉपीज भी दिखाई, उसमें क्या होता है स्टेप मार्किंग होती है, तो आप स्टेप्स को सॉल्व करो। स्टेप्स में क्या होगा, अगर सपोज पीजीबी का 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपके 10 वैल्यूज करेक्ट है क्वेश्चन में और आपने सही करा है, तो आपको 10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं नहीं गए आपके 10-11 नंबर। समझ रहे हो? तो स्टेप बाय सॉल्व करना हर चीज को, खुला खुला लिख के आना पेपर में, जिससे कि आपको देखे, एग्जामिनर को देखे कि हाँ बच्चे को नॉलेज है, उसका एक आधा पार्टी गलत है, तो आपको ज्यादा नंबर नहीं काटेगा, थोड़े से ही नंबर काटेगा। तो देखो 60 लैक्स था अपना, अपने कितने पे कैलकुलेट कराइए? 15% पे, तो 15 से डिवाइड मार दिया, 60 लैक्स डिवाइडेड बाय 15%, मतलब ये कितनी वैल्यू होगी? पूरी वैल्यू आ गई। अब इसको हमें कैलकुलेट कितना करना है? 15 माइनस 10, मतलब 5% के लिए हमें कैलकुलेट करना है, उसका डिसअलाउंस कर देंगे। 5% कितना आता है? 20 लाख, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये कौन सी दी? कंपनीज एक्ट की, तो हम इसे एड बैक कर देंगे और इनकम टैक्स के अलाउ कर देंगे। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है ना, इसका एडजस्टमेंट नहीं हो रखा होता। ठीक है सर, इसको हम अलाउ कर देंगे। 36 lakhs by way of dividend received from Knight PTE Singapore in which Manav had 28% voting power। सर ये यहाँ तो आएगा नहीं डिविडेंड पीजीबी में, ये तो आईयूएस में जाएगा, तो यहाँ से हटा देंगे, आईयूएस में ले जाएंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, आईयूएस में चला जाएगा। ठीक है सर। और इसमें क्या होती है? 80M की डिडक्शन मिलती है। 115 बी डबल ऐसा सेक्शन है जिसमें 80M 80 JJA ये दोनों डिडक्शन मिलती ही मिलती है, तो 80M में ले जाएंगे, यहाँ से हटाकर। ठीक है सर, सही कह रहे हो आप, 80M में चला जाएगा ये। और एंड पार्ट क्या कह रहा है? पेड 6 lakhs as donation to a recognized political party by way of account page cross check। ठीक है सर।
पेड 6 लाख, ठीक है सर। सेक्शन 37 क्या कहता है? ये तो अलाउ नहीं होता पॉलिटिकल खर्चा, सही कह रहे हो सर आप, तो हम इसे एड बैक कर देंगे, ठीक है सर। क्या 80 जीजीबी मिलेगा? याद करो ये 115 BAA, उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती जो मैंने बताई 80M 80 JJE के अलावा, ठीक है सर। तो इसे भी एड बैक कर देंगे। क्या उसमें डिडक्शन देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि 115 BAA कंपनी ने ऑप्ट किया है। ये लिख रहा देखो, ऑप्टेड टू पे टैक्स एज पर प्रोविजंस ऑफ 115 BAA, ठीक है सर, ठीक है। डोनेशन मिलता नहीं पॉलिटिकल पार्टी का, सेक्शन 37 में लिखा है जी, उसको एड बैक कर देंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या मिलेगी? 115 BAA में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, तो हम इसका तो एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका एडजस्टमेंट नहीं किया होता, मतलब P&L में डेबिट नहीं हो रही एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो हम इसको प्लस भी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से माइनस भी नहीं, तो प्लस का करना, ठीक है सर, ठीक है। Brought forward depreciation, brought forward unabsorbed depreciation out of normal depreciation ऑफ असेसमेंट ईयर 20-21-14 लाख। सर जो ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अगर वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की वजह से आई है तो हमारे को मिल जाएगी उसका एडजस्टमेंट। अगर वो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से आई है जो अपनी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उसका एडजस्टमेंट नहीं मिलता। अगर आउट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन है तो उसका एडजस्टमेंट मिल जाता है ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का। अगर आउट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से वो अनअब्सॉर्ब बनी है तो उसका एडजस्टमेंट नहीं मिलता, ठीक है सर। If only if out of normal depreciation then allowed under section 115 BAA, if out of additional then not allowed, ठीक है सर, ये भी ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, कोई इनके एडजस्टमेंट्स नहीं हो रखे होते इस वाले पार्ट्स के। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मानव लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है सर। अब इसका आंसर मैं दिखा देता हूं आपको। देखो सर, प्रॉफिट आ गया एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,80,000, ठीक है। टर्म लोन वाला मैंने आपको बता दी 24 लाख एड बैक हो जाएगा, ठीक है सर। ये सेस वाला हो गया, टैक्स वाला जो अपना पॉइंट था 5,80,000 वाला अलाउड नहीं होता, ठीक है सर। ये ग्रेचुटी वाला हो गया जो अपने 180 माइनस 105 किया तो वाला पार्ट आ गया, ठीक है सर। ये अपना 82,000 कैश पेड डायरेक्टर वाला मैंने आपको बताई दिया, नॉर्मल खर्चा है, ठीक है सर। कैश पेड 10,000 से ज्यादा है, ठीक है सर। एक्सपेंस ऑनलाइन डिजिटल एडवर्क TDS नहीं काटा, इस वजह से हट जाएगा ये, ठीक है सर। 6 CSR वाला मैंने आपको बताई दिया 37 मन लग जाएगा इसमें सर। कंट्रीब्यूशन ये मैंने बताई दिया आपको 2,20,000 क्यों आएगा सर। इंटरम डिविडेंड वाला मैंने बता दी, ये आपको मैंने बताई दिया 20 लाख कैसे आया था, 5% वाला पार्ट था, ठीक है सर। 36 लाख मैंने आपको बताई दिया डेप्रिसिएशन, और ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी वाला आ गया सर। अब देखो सर, ये जो LTCJ कैपिटल गेन का पार्ट है, इस वजह से इसको यहाँ से हटा देंगे सर। ये IUS का पार्ट है, ये CG का पार्ट है, ये IUS का पार्ट है अपना, ठीक है सर। ये भी समझ आ गई हमें सर। डेप्रिसिएशन ये जो इनकम टैक्स एक्ट की हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है सर। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ होती नहीं एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंडर सेक्शन 115 BAA, तो यहाँ नहीं लगे। अगर नॉर्मल वाला होता तो हम माइनस कर देते सर, सही कह रहे हो सर। और ब्रॉड फॉर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन आउट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, इस वजह से ये भी अलाउड हो जाएगी सर, इसको हम माइनस कर देंगे सर। तो ये अपनी क्या आ गई PGBP की इनकम। अब हम देखेंगे IUS की यहाँ से आएगी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी IUS में, ठीक है सर। ये आ गया अपना यहाँ से 36 लाख GTI आ गई, ठीक है सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A में मिल जाएगी ATM के रेस्पेक्ट में, जो मैंने आपको बताई थी 36 लाख की 80 GGB मिलेगी नहीं, क्योंकि अपना 115 BAA उसमें अलाउ होता नहीं है, ठीक है सर। ये आ गया टोटल इनकम आ गई, यहाँ से टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 22% प्लस 10% सरचार्ज फिक्स होता है, कोई भी इनकम हो, ठीक है सर। 1 रुपए की भी हो तो भी सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन था, टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ कर दिया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा क्वेश्चन देखना। Examine the applicability of provisions of relating to deduction collection of tax at source in the following cases for the financial year ended 31st March 2023 as per the provisions contained in the Income Tax Act। TDS TCS का क्वेश्चन है। देखो, डेल्टा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/2022 परचेजेस कोल। ये डेल्टा है कोई, इसने फी से क्या किया है, कोल परचेज किया है, ठीक है सर। तो ये भी क्या है, ये इंडियन कंपनी है, और ये भी क्या है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, फ्रॉम अनदर इंडियन कंपनी। और 75 lakhs ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 टू मैन्युफैक्चर स्टील। क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। पहली बात, कुछ घंटी बजी है आपकी, कुछ घंटी बजी है आपकी, 1 मिनट।
हाँ चलो, ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैंने देखो लिखा भी है टीसीएस 206C1A में क्या लिखा है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग नॉट ट्रेडिंग, सो टीसीएस विल नॉट बी कलेक्टेड। टीसीएस 206C1A में क्या लिखा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है तो टीसीएस नहीं लगता, केवल अगर ट्रेडिंग के लिए है तो ही टीसीएस लगता है। 206C1A में लिखा हुआ है अगर ट्रेडिंग के लिए तो टीसीएस कलेक्ट कराया जाएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कर तो सेलर टीडीएस नहीं कलेक्ट करेगा। ठीक है सर, ठीक है। डेल्टा लिमिटेड फर्निशेज द डिक्लेरेशन दैट सच कोल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील एंड नॉट फॉर ट्रेडिंग। ठीक है। What are the TCS TDS implication on such transaction if Delta Limited's turnover was 12 crores during in the previous year 22 and Fee Limited's annual turnover ranges between 16 crores and 18 crores in the last few years। ठीक है, ये तो हमने TCS की एप्लीकेबिलिटी समझ ली, क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है। ठीक है सर, अगर ट्रेडिंग का होता तो टैक्स कलेक्ट कर लेते हम, किससे, सेलर कलेक्ट कर लेता। ठीक है सर। 206C1H covered in exception so TCS will not be collected। क्यों, जो अपना कोल वाला पार्ट है ना, 206C1H का जो सेक्शन है उसके एग्जम्पशन में दिया हुआ है कोल वाला पॉइंट, कि कोल जो जब होता है 206C1H टीसीएस नहीं लगेगा उसमें। ठीक है सर। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी देखिए 194Q में क्या है, जब हम पेमेंट कर परचेज करते हैं उस पर पेमेंट जब करते हैं उस पर टीडीएस काट के चलता है। कौन, बायर जब पेमेंट करता है सेलर को तो वो टीडीएस काट के चलता है उन पेमेंट। ठीक है सर, परचेज वाली टाइप्स पे। ये बायर है, ये सेलर है, पे करता है अगर 50 लाख से ज्यादा, यहाँ कितनी की ट्रांजेक्शन 75 लाख की। ठीक है सर। टीडीएस कितना करेगा 0.1%। कब कटेगा, अगर बायर का जो टर्नओवर है 10 करोड़ से एक्सीड करता है। यहाँ बायर कौन है, अपना डेल्टा। डेल्टा ने परचेज किया और डेल्टा का टर्नओवर कितना है 12 करोड़, उसका टर्नओवर कितना है 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, इन इमीडिएटिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इस इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और कंपनी का क्या हुआ था, इनकॉर्पोरेशन हुआ था। ये देखो यहाँ पे लिख रहा था वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/2022। ये हमारे को कौन से प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दिया है 22-23, तो इसका इनकॉर्पोरेशन वाला ईयर ये हो गया। ये प्रीवियस इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो कुछ है नहीं, 21-22 तो बचा ही नहीं, क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट इस साल हुई है। सही बात है, क्योंकि और 194 में क्या लिखा है, इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर रहना चाहिए 10 करोड़ से ज्यादा, तो इसका तो है ही नहीं, तो इस पे वैसे एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। देखो सर, इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है 22-23 में, सो नॉट एलिजिबल इन बायर कंडीशन ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, सो टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि उसका पिछले फाइनेंशियल ईयर में धंधा नहीं था 21-22 में, इस वजह से उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी और 194Q भी नहीं लगेगा। सर ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, इसमें कुछ नहीं होगा। Would your answer chief Delta Limited was incorporated on 1/4/21 and its turnover in previous year 21-22? नहीं होगा सर, क्योंकि उसमें क्या लिखा है सेक्शन में ग्रेटर देन 10 करोड़। यहाँ अगर 10 करोड़ से 1 रुपए भी ऊपर होता तो टीडीएस लग जाता 194Q का, अगर 21-22 में इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती। ठीक है सर, सही कह रहे हो। सिग्मा लिमिटेड अ कार मैन्युफैक्चरर सोल्ड द फॉलोइंग कार टू द कार डीलर्स। ठीक है, सिग्मा क्या है, अपना कार मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, सिग्मा, इसने किस किस को गाड़ी बेची, एपल्सन और एक ओमेगा। ठीक है सर, एपल्सन डीलर है, 10 कार बेची है, 12 लाख की, 120 लाख बनते हैं, 8 कार ईच 10 लाख से 80 लाख बनते हैं। ठीक है सर, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारे को, द टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर 21-22 सिग्मा का दिया 12 करोड़, एपल्सन का दिया 14 करोड़, ओमेगा का दिया 9 करोड़। ठीक है, देखो पहले एप्लीकेबिलिटी देखते हैं 206C1F की। टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स क्या लगेगा, अगर ग्रेटर देन 10 लाख की ट्रांजेक्शन तब लगता है 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। डीलर वालों पे ये लगता ही नहीं, जैसे कि ये जो डीलर्स है इनके अगर डीलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ट्रांजेक्शन होती है तो 206C1F नहीं लगता बच्चों, तो 206C1F की तो एप्लीकेबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है सर। टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q देखते हैं क्या होगा, ग्रेटर देन 50 लाख की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, पहली बात 0.1% का होता है। टर्नओवर किसका देखते हैं हम, एपल्सन का, मतलब इसका डीलर का, मतलब बायर का कह सकते हो। टर्नओवर ऑफ एपल्सन क्रॉस 10 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 21-22, बिल्कुल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखो टर्नओवर ऑफ एपल्सन कितना दिया 14 करोड़। ठीक है सर। टर्नओवर एपल्सन क्रॉस इन 10 करोड़ इन प्रीवियस ईयर 21-22, जो ये 0.1% टीडीएस कट जाएगा, इसका तो क्या कट गया टीडीएस। अभी ओमेगा बचा, ओमेगा के लिए देखते हैं 206C1H ग्रेटर देन 50 लाख की ट्रांजेक्शन 0.1% कटेगा। सेलर का अगर टर्नओवर कितना है 10 करोड़ से ज्यादा, सेलर कौन है यहाँ पे, सिग्मा लिमिटेड, सेलर कौन है यहाँ पे, सिग्मा लिमिटेड, तो सिग्मा के लिए देखते हैं, सिग्मा का कितना दिया 12 करोड़। ठीक है सर।
ठीक है सर, सेलर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर इस पे टीडीएस देखो 2061H की एप्लीकेबिलिटी किस पे आ रही थी, एप्पलसन पे आ रही थी, ओमेगा पे भी, दोनों पे बन रहा था। लेकिन एप्पलसन का क्या हुआ, टीडीएस कट गया, तो ओमेगा पे क्या आ जाएगा। अब एप्पलसन का तो खत्म हो गया केस, क्योंकि उस पे तो टीडीएस कट गया, तो बचा कौन सा, ये 80 लाख वाला। अब ओमेगा पे हमारा वन, इसमें टीसीएस लग जाएगा 2061H वाला। ठीक है सर, मैं आपको केस सिंपल कर देता हूँ। देखो एप्पलसन था, यहाँ पे सिग्मा था, एप्पलसन था, ओमेगा, इन दोनों के बीच में क्या लग गया, टीडीएस वाली एप्लीकेबिलिटी। इस वाले ओमेगा वाले में क्या लग जाएगा, टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि ये वाला अपना 2061H एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक अपने को समझ आ गया। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। NASA Element Travel is a travel agent engaged in the sale of air tickets of Airgo and Airjet Airlines। देखो Element Travels यहाँ दी हुई है, ये Airgo Airjet की, इसकी टिकट्स बेचता है कौन, ये एजेंट है, ये इनकी टिकट्स बेचता है। ठीक है, इट अर्न्स स्टैंडर्ड कमीशन एट द रेट 5%। ठीक है सर, एज वेल एज सप्लीमेंट्री कमीशन। ठीक है सर, Airgo and Airjet have deducted tax at source under section 194H। ठीक है सर, ऑन द स्टैंडर्ड कमीशन, ये वाला जो कमीशन है इस पे टीडीएस काट दिया है किसने, एयरगो एंड एयरजेट में, जो पेमेंट करती है किसको, एलएमएन को, एलएमएन ट्रेवल्स को जो पेमेंट करती है उस पे टीडीएस काट चुके हैं। ठीक है सर, which is a fixed percentage designated by the International Air Transport Association। ठीक है, however they have not deducted tax on the supplementary commission। मतलब दो टाइप की कमीशन है, एक स्टैंडर्ड कमीशन, एक सप्लीमेंट्री कमीशन। इनने क्या किया, सप्लीमेंट्री कमीशन पे टीडीएस नहीं काटा है, दूसरे वाले पे काट लिया। ठीक है सर, which is the additional amount Element Travels charges over and above the net fare quoted by Airgo and Airjet। ठीक है, the details of the amounts at which the tickets were sold are transmitted by Element Travels to an organization known as Billing and Settlement Plan। ठीक है, which functions under the aegis of ITA। The auxiliary amount charged on the top of the net fare was portrayed on the BSP as supplementary commission। पूरी कहानी बता रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट पार्ट देखते हैं, एयरगो एंड एयरजेट कंडक्टेड दैट टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल। ये कह रहे हैं कि नहीं कटना चाहिए ऑन सप्लीमेंट्री कमीशन which Element Travels retains out of the sale proceeds of air tickets since there is no agency relationship। अब क्वेश्चन का क्या कह रहा है, डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द ऑफ कंटेंजेंट। इसका मैं आंसर पढ़ाता हूँ आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सेवनटीन का तो मैंने आपको करा ही दिया, सेकंड पार्ट भी करा दिया आपको मैंने। 18 देखते हैं। देखो, द इशू अंडर कंसिडरेशन इन दिस केस whether the TDS under section 194H is attracted in both standard and supplementary commission paid by Airgo and Airjet Airlines to Element Travels। ठीक है, दिस इशू केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये केस लॉ दिया, कौन से केस लॉ में आया था ये, एसआई के अपना जो कंडीशन आई थी, ऐसी कंडीशन कौन से केस में आई थी, इन सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड, KLM रॉयल डच एयरलाइंस वर्सेस CIT ब्रिटिश एयरवेज। इस केस में ऐसा ही सिमिलर केस था वो भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, दैट सेक्शन 194H डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पेमेंट, बोथ स्टैंडर्ड कमीशन एंड सप्लीमेंट्री कमीशन फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ कमीशन। इस इनकम टैक्स एक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो अगर पेमेंट हुई है तो टीडीएस कटना चाहिए उसके हिसाब से, तो ऑल पेमेंट्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है सर, 194H is to be read with 182 of the Contract Act 1872 if a relationship between two parties as called out। called out का मतलब क्या होता है, कुछ रिसीव करना, कुछ पता चलना। ठीक है, from the intentions as manifested in the terms of contract between them indicating the existence of principal agent relationship as defined under the section 182 of the Contract Act, the definition of commission under section 194 is stand attractive। मतलब अगर कोई प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बन रही है तो हमारे को टीडीएस काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बन गई तो प्रिंसिपल क्या करता है, एजेंट को क्या देता है, कमीशन, और कमीशन बनती है टीडीएस अंडर सेक्शन 194H की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। सही बात कह रहे हो सर, आगे देखते हैं। The apex court noted that there was no transfer in the terms of title in the tickets and they have remained the property of airline company throughout the transaction। Every action taken by the travel agent is on the behalf of air carriers। ठीक है, and service जो provide with express prior authorization। ठीक है, मतलब जो वो कहती है एयरलाइन कंपनी उसी के बेसिस पे एयरलाइन काम करती है। Accordingly, the apex court concluded that the contract is one of the agency that does not distinguish in terms of stages of the transaction involved in selling। मतलब जैसा वो बोलती है उसके हिसाब से हम काम करते रहते हैं। The accretion of the supplementary commission to the travel agent was an accessory to the actual principal agent relationship। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। Contract the principal standard commission agent will TDS will be deduct। ठीक है सर,
यहाँ पर पढ़ा था। Hence the one IATA made the payment of the accumulated amount shown on the billing and settlement plan. It would be feasible for the assessees being the airlines to deduct tax at source on this additional income earned by the, मतलब TDS कटेगा simply. Applying the rationale of the Supreme Court ruling on the case, the contention of Airgo and Airjet is not correct. They are required to deduct tax. इतनी सारी मैंने बता दी, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है इसके लॉ की, इस जो अपना केस लॉ दिया उसके बेसिस पे, ठीक है सर। अब कराओ क्वेश्चन नंबर 19, तो बस सिंपली टीडीएस कट जाएगा उस क्वेश्चन में। तो केस लॉस जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं केवल वही याद रखने होते, सारे केस लॉस नहीं याद रखने होते। केस लॉस का क्रक्स याद होना चाहिए आपको बस एग्जाम में। देखो तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Mr. Ram, who gets his account audited under Section 144 AV, filed his original return of income under Section 139 for assessment year 2021 on 28/12/2020, declaring income of 12 lakhs, and for assessment year 21-22 on 31st/10/2021, declaring loss of 5 lakhs. ठीक है। He wants to file an updated return of income under Section 139(8)(a). सर 139(8)(a) क्या होता है? आप पहले ये तो बता दो, हमें बता दो, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, उसने असेसमेंट ईयर 21-22 की कब भरी? 28/12/2020, ठीक है सर। एंड ऑन 30/11/2022 डिक्लेयरिंग टोटल इनकम ऑफ 7 lakhs, कैन यू डू सो? ठीक है सर। अपडेटेड रिटर्न क्या होती है? अपडेटेड रिटर्न मतलब जो भी हम रिटर्न भरते हैं उसको चेंज करना होता है कुछ, तो उसके अपडेटेड रिटर्न जाती है, ठीक है। उसकी टाइम लिमिट क्या है सर? 2 साल। 2 साल कहाँ से? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच ROI इज फाइल्ड, ठीक है। 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच ROI इज फाइल्ड, ठीक है। पे एडिशनल, और इसमें एक और कंडीशन क्या है? एडिशनल इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है एट द रेट 20%, 25%, सॉरी 25%, और एक केस और 50% भी पे करना पड़ता है इफ फाइल्ड विद इन 12 months। अगर 12 months से ज्यादा होता है तो 50% हो जाता है, और 25% तो ये देना ही पड़ता है, प्लस इंटरेस्ट और देनी पड़ती है 234C की, 234B और 234C की, ठीक है सर। अब देखो क्या कहता है। ही वॉन्ट्स टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 1 फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 और 30/11/2022, देखो सर असेसमेंट ईयर 21-22, इसके लिए ड्यू डेट क्या थी? 31/10/21, ठीक है सर। और 31 मार्च 2022 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक सर, एंड में ईयर के, क्योंकि हमारे को बोला है 2 साल, इधर से 2 साल कब तक बनेगा? 31 मार्च 24 तक, बिल्कुल कर सकता है फिर तो ये 30/11/2022 को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, करेक्ट है। Based on the answer to above, what would be the time limit for completion of assessment under section 143(3) in respect of assessment year 2021? पहले देखो assessment year 2021 जो अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस एक्ट 2021 की, उससे पहले जो टाइम पीरियड था ना वो 18 मंथ्स था। कितना था? 18 मंथ्स। और जो फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट आई थी उसके बाद कितना टाइम पीरियड हो गया था? 9 मंथ्स का, जो अपना 21-22 से लगना एप्लीकेबल हुआ था फॉर असेसमेंट ईयर 2021। बिफोर फाइनेंस एक्ट 21 था, उससे पहले क्या थी? 18 मंथ्स की टाइम लिमिट थी, अब क्या हुई? 9 मंथ्स की। तो आप पहले 18 मंथ्स के हिसाब से करोगे तो ये आ जाएगी 30/9/2022, तो कर सकता है। और पहले अब के हिसाब से देखोगे 9 मंथ्स को 31/12/2023 आएगी, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है सर। टाइम लिमिट्स बतानी थी अपने, बता दी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहेगा कि वो कैश वगैरह ले जा रहा है तो हम क्या जो अपनी पेनल्टीज वगैरह उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसमें क्या लगेगा? सेक्शन 79 है, देखो consequent सर्च अंडर सेक्शन 132 इन द प्रीमिस ऑफ मिस्टर अजय वर्मा, द असेसिंग ऑफिसर एज इन पोजेशन, क्या उसे कैश मिला 160 lakhs which has not been recorded in the books of account, ठीक है, and other document maintained in the normal course of business. Mr. Ajay Verma is engaged in jewelry business and is brought forward business losses relating to assessment year was 90 lakhs, ठीक है, and unabsorbed depreciation relating to that year was 30 lakhs, ठीक है। He wants to set off the brought forward business loss, वो कहना चाह रहा है जो कैश मिला है क्या उससे मैं अपनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, लॉस माइनस कर दूं, बचा कुछ अपनी टैक्सेबिलिटी में ले लूं? नहीं सर। सेक्शन 79A में क्या लिखा हुआ है? जो इनकम असेसमेंट में एस्केप हो जाती है, इनकम एस्केप हो जाती है, उससे हम कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम भी कह सकते हो, अनडिस्क्लोज्ड इनकम से हम सेट ऑफ कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है सर, ठीक है। अब देखते हैं 21 क्वेश्चन। Question number 21. The arm length price determined by the tribunal, which is final fact-finding authority, is final and cannot be the subject matter of scrutiny by the High Court as it does not give rise to a substantial question of law accordingly in appeal under section 2060A. 260A. The High Court is precluded from examining the correctness of ALP. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप इसको आंसर पढ़ लेना, बस हाई कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट नहीं करेगी और कौन करेगा। इसमें केस लॉ का रेफरेंस दिया हुआ ICAI ने, उस केस लॉ को पढ़ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाई कोर्ट कर सकती है इस क्वेश्चन में, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 करा दूं मैं आपको, 23 करा दूं।
क्वेश्चन नंबर 20, एनालाइज द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर स्मिथ, ये कौन है? एनआर फॉर असेसमेंट या 23-24 इन रेस्पेक्ट ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, एफटीएस के रेस्पेक्ट में बोला है, फ्रॉम रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, यहाँ एबीसी लिमिटेड है, इसने क्या किया है? स्मिथ को, कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है ना, स्मिथ को पैसे दिए हैं इसके लिए, ठीक है, खेलने के लिए। स्मिथ कौन है? एनआर। रिसीव फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, ये कौन है? इंडियन कंपनी, ठीक है सर। इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इंडिया हैज नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो सर 115 ए लग जाएगा, सीधा सीधा 10% की टैक्सेबिलिटी आती है उसमें, 115 ए में, ठीक है सर। India has a DDAA with country है which provides for taxation under of such FTAs at 8%, तो 8% देंगे क्योंकि 8% बेनिफिशियल है, और DTAA में क्या होता है? जो बेनिफिशियल होता है हम उसको दे देते हैं, बिल्कुल सही बात। इंडिया हैज अ DTAA विद कंट्री विच प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन एट द 15%, नहीं सर, अब तो इंडिया का टैक्स रेट फायदेमंद है 10%, हम तो सर वही लेंगे, ठीक है सर, ठीक है, ये तो आपको पता है सर। Assume that Mr. A Smith, सब यही है, assume that Mr. Smith is a resident of country A, ठीक है, and has no fixed place of his profession in India, and that the technical services are utilized by ABC Limited for its business in India, ठीक है, कोई बात नहीं। Also examine whether Mr. Smith would be exempt from filing of return if tax deductible source है, अगर पूरा टैक्स, इसमें क्या लिखा होता है सेक्शन में, अगर टैक्स पूरा कट जाता है ना पहले ही, तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती एनआर को। यस, नो आरओआई रिक्वायर्ड, सिंपल सा है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से हैंड प्रैक्टिस जरूर करना। जब तक बच्चों हैंड प्रैक्टिस नहीं होगी ना, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे सामने, तो आपको हैंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर राज एज कितनी है? 45 साल, पहले यहाँ से पढ़ने चाहिए, एज 45 साल है, अगर एज आपने गलत पढ़ ली हो, टैक्स की स्लैब वगैरह गलत आ गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एंड में। फिर यहाँ पे पढ़ो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड विद अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया, ठीक है, एम्प्लॉयड विद अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया, रिसीव द फॉलोइंग सम, बेसिक सैलरी दी हुआ है, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है, ठीक है, रॉयल्टी इनकम दी हुई है, रिसीव फ्रॉम कंट्री एम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लिटरेरी बुक, ठीक है सर। इसमें हमारे को पता है 80 QQB भी मिलती है, 3 लाख तक की लिमिट है, बिल्कुल सर। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अर्निंग रॉयल्टी दिया हुआ है, ठीक है सर। रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कंट्री एन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है सर। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एन, ये भी हमको समझ में आ गया, ठीक है सर। मिस्टर राज परचेज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन भोपाल फॉर हिज रेसिडेंट ऑन 1 अगस्त 2022, ओके सर, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 23 lakhs एंड पेड 1% स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है सर, इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 80C में डिडक्शन मिलती है स्टाम्प ड्यूटी की, हमें पता है, नहीं पता था तुम्हें लगता था ना केवल वो पीपीएफ वाली मिल जाती है 1.5 लाख तक की, बस हमें तो वही पता था सर, एक दो ही पता है, लेकिन 1% स्टाम्प ड्यूटी की भी मिलती है, देखना सेक्शन को जाके। ही पे 26,000 टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस, भी 80D की बात कर रहा है। 80D में क्या है, 25,000 अपने लिए कर सकते हो, 25,000 अपने डिपेंडेंट्स के लिए कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी हुई? 50,000 की, ठीक है। ये अपने DTAA के लिए दिया हुआ है, जो हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ी। पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं, सैलरी कैलकुलेट करो, 62,000 का था यहाँ पे, ये दोनों मिला के सैलरी का पार्ट बनेगा, 62,000 इंटू 12, 7,44,000 प्लस DNS अलाउंस आ जाएगा, इसका 10% होता है, तो ये आ गया 81 लाख, 8,18,400, ठीक है। और 60 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 16 की, तो ये 50,000 की माइनस की 7,68,400 क्या गया सैलरीज का, ये वाला पॉइंट हो गया अपना, ये वाला पॉइंट हो गया। अब देखो ये वाला IUS का, IUS की कितनी? 9,80,000, ठीक है सर, ये अपनी ये वाला पार्ट हो गया। फिर आएगा एक्सपेंस इनकर्ड फॉर अर्निंग रॉयल्टी, ये माइनस कर देंगे, 8,82,000 आ गया, ठीक है सर, ये आ गया अपना, और ये वाला पॉइंट भी IUS का है, डिविडेंड वाला, ये भी आ गया, तो ये कितना आ गया? 11,02,000 सर, ये भी कैलकुलेट हो गई। अब दिखाओ हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट, ये अपनी कितनी? 2,80,000, 2,80,000 GAV स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% की फ्लैट, ये माइनस हो गई 1,96,000, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका आंसर, दिखा दूंगा आपको इनकम कैसे कैलकुलेट कर रखी है, जो मैंने बताया वही हो रखा होगा, देखना। देखो ये था अपना 10%, ये आ गई, ये ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, ये आ गया, ये देखो ये आ गया, डिडक्शन मिल गई 30%, ये आ गया, ये अपना ये आ गया, डिविडेंड मिल गई, ये आ गया, GTI आ गई अपने यहाँ पे, ठीक है। डिडक्शन मैंने बताई थी 1% मिलती है स्टाम्प ड्यूटी, अगर रेसिडेंटल हाउस है, कॉमर्शियल हो तो नहीं मिलेगी, ठीक है सर। रेसिडेंटल हाउस पे 80C में, रेसिडेंटल हाउस पर मिलती है अंडर सेक्शन 80C, ठीक है सर, ये मिल जाएगी। 80D में 50,000 की मैंने बताई थी, 25,000 खुद का और 25,000 अपने डिपेंडेंट्स का। अब एक और डिडक्शन मिल जाएगी आपको 80 QQB की,
क्योंकि ये अपना नॉर्मल वाला है, ठीक है सर। 3 लाख की तो 3,73,000 की डिडक्शन हुई, 1693,400, ठीक है सर। अपनी नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन कर ली, 30% प्लस 693,400, क्योंकि 10 लाख तक 30% लगता है। ये आ गया 1,12,000, उसका स्लैब बेसिस पे आप करोगे तो चेक, ये आ गया एजुकेशन सेस लगा टैक्स लायबिलिटी। ये अब हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है सर। इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा वापस से। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। द रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एम इज फ्लैट 12% एंड द रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री एन इज 20%। मतलब 2 बार में करना पड़ेगा, पहले एम का करेंगे हम, फिर कैलकुलेट हम करेंगे एन का। तो कैसे कैलकुलेट होती है डी डबल ए की टैक्स कैलकुलेशन? पहले हमने इंडिया का टैक्स रेट निकाल लिया। कैसे निकाल लिया सर? टोटल इनकम निकाल ली थी हमने, टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, उससे हम एवरेज रेट निकाल लेंगे इंडिया का। फिर हम कंट्री एम का निकालेंगे, उन दोनों में देखेंगे कौन सा बेनिफिशियल है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने इंडिया का निकाल रखा है, फिर हम कंट्री एन का देखेंगे, उन दोनों में देखेंगे कौन सा बेनिफिशियल है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सर। चलो आओ देखते हैं कैसे करा है। टैक्स इन कंट्री एन कितना दिया? 20% इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम एंड 15% रेस्पेक्ट ऑफ रेंटल इनकम। इसका हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15% और 20%, ठीक है सर। नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड इन कंट्री एन फ्रॉम रेंटल इनकम, ठीक है सर। तो इसका एवरेज रेट कैसे निकलेगा? रेंटल कितनी थी अपनी? 2,80,000। जीएवी तो अलाउ होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती नहीं होगी हाउस प्रॉपर्टी में कंट्री एन में, तो उसको लेंगे नहीं, पूरा हम 2,80,000 ही लेंगे, उसमें ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है सर। 15%। और ये वाला कितना था अपना? 20% रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कितनी? 2,20,000। इन दोनों को ऐड करो, 5 लाख से डिवाइड मारो, एवरेज रेट आ जाएगा यहाँ पे 17.2% आ गया। इसका 12% हमारे को दिया हुआ ही है। एवरेज रेट इंडिया का निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे सिंपली, आंसर देख लो, खत्म कहानी। हाथ से नहीं चेक करोगे ना जब तक नहीं आएगा बच्चों, खुद से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन होगी, देखो एवरेज रेट इंडिया कैसे निकाला। यहाँ पर अपने इंडिया का कितना टैक्स आया था? 333,341, 333,341 टैक्स आ गया। इनकम कितनी थी अपनी? 1693,400, टैक्स रेट इंडिया का ही आ गया। कंट्री एम का हमें गिवन है, एन का मैंने आपको बता दिया। तो देखो डब्ल्यू टैक्स इनकम निकालनी होती है। डब्ल्यू टैक्स इनकम कैसे निकलेगी? देखो डब्ल्यू टैक्स मतलब दोनों में जो कॉमन इनकम है उसको, कॉमन इनकम है उस पर कौन से पे टैक्स लग रहा है। जैसे इंडिया थी, इंडिया है और ये एम है, 9,80,000 इधर भी थी, इधर भी थी। ये इधर डिडक्शन मिलने के बाद कितनी बन गई थी? 5,82,000। इधर कितनी थी? 9 लाख। मतलब 5,82,000 की इनकम ऐसी है जैसे इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, और ऐसी 5,82,000 की इनकम उधर भी है जहाँ पे उधर भी टैक्स लग रहा है। उधर तो टोटल 9,80,000 पे लग रहा था, इंडिया में 5,82,000, मतलब 5,82,000 दोनों जगह कॉमन हो गई। तो ये अपनी क्या हुई? डब्ल्यू टैक्स इनकम। तो इस पर हम 12% कैलकुलेट कर, हमने कितना आया सर? ये 69,840, ठीक है। अब एन के साथ देखते हैं, ये इंडिया है, ये एन है। इसमें क्या थी? 1,96,000 थी, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही थी इंडिया में। और इधर क्या? 2,80,000। ये क्या था? ग्रॉस, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती नहीं है, क्वेश्चन ने बोल रखा था हमें। तो 1,96,000 कैसे हो गई? 1,96,000 और इधर कितना? 2,80,000, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 1,96,000, ठीक है सर। ये डब्ल्यू टैक्स हो गई। और इसमें आपने देखा आईओएस वाली 2,20,000, 2,20,000 ये तो पूरी थी, डब्ल्यू टैक्स ये हो गई। तो देखो कैसे लेगा? 1,96,000, ये 4,16,000, 4,16,000 पे हमने कैलकुलेट करा 17.2, ये आ गया। तो ये इतनी कितनी हो गई? टैक्सेशन वाली डिडक्शन हो गई 91 की। रिलीफ जो अपन कहते हैं 91 का, वो निकल आया अपना 141,982 सिंपली। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। एक मैं आपको 24 और करा देता हूँ। एस्टर इंक कंपनी बेस्ड इन कनाडा ओन्स एंड ऑपरेट Ester Inc., a company based in Canada, owns and operates and manages a digital platform which acts as a marketplace for buying and selling e-readers of different brands globally, which also holds host advertisements. ठीक है, through this website, Ester Inc. sold e-readers of ABC Limited. Ester Inc. है ये, ठीक है। ये कंपनी है कनाडा की, जो क्या करती है? डिजिटल प्लेटफॉर्म देती है। किसको देती है? ABC को। और किसको देती है? XYZ को, ठीक है सर। टू कस्टमर ड्यूरिंग द प्रीवियस 20 to 23 डिटेल्स आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन लेवाई की बात करेगा 165, 165A की बात करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है सर। इक्वलाइजेशन लेवाई कब लगता है सर? पहले बात तो ये बताओ, अगर NR है और उसकी PE इन इंडिया है तो सर इक्वलाइजेशन लेवाई लगता है।
और सर कोई इंडियन कंपनी है, उसका पी पहले से इंडिया में होगा, तो क्या इक्वलाइजेशन लेवाई लगेगा? नहीं लगेगा। एनआर होना चाहिए, जिसको कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, तब इक्वलाइजेशन लेवाई की एप्लीकेबिलिटी आती है। इक्वलाइजेशन लेवाई कितना लगता है? 2% लगता है। देखो सर, एबीसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है, एंगेज इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ ई रीडर, इस पे तो इक्वलाइजेशन लेवाई लगेगा नहीं, मैंने आपको बता दिया। XYZ सिंगापुर बेस्ड कंपनी नॉट हैविंग एनी पी इन इंडिया एंगेज इन डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ई रीडर, इस पे लगेगा। और कितना लगेगा? 2000 नंबर ऑफ ई रीडर से प्राइस दी हुआ, मतलब 2000 मल्टीप्लाई 12000 ये प्लस 1000 $150 प्राइस थी, और $1 की प्राइस कितनी थी? 180, तो मतलब टोटल इंडियन रुपीज में अमाउंट आ जाएगा इंटू 2%, ये इतना क्या हो जाएगा? इक्वलाइजेशन ले भाई इसको, इस वाले केस में। ठीक है सर, इस वाले में तो लगेगा नहीं, ऊपर वाले मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एबीसी लिमिटेड जो है उसने पे किया कि 25 लाख टू एस्टेरिंग फॉर होस्टिंग एडवर्टाइजमेंट, और जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो क्या लग जाता है? 165, और जब दूसरे वाला आ जाता है अपना, उसमें लग जाता है क्या? 165A। कौन सा वाला पार्ट? जो अपना ई सेलिंग वाला ई रीडर्स वाला पार्ट था। For permitting sale to customers outside India, and XYZ Inc. paid 32 lakhs to Estering for hosting advertisement promoting sale to customers in India। ठीक है, इस पे क्या लगा? 165A। चलो मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो 165A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 से आया। इक्वलाइजेशन लेवाई 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये सब वही है, ये मैंने आपको बता दिया था। 2% ऑफ 3,60,000 ये आपका ही गया था। ठीक है सर, होस्टिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज पर सेक्शन 165 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 एंड इक्वलाइजेशन लेवाई ऑफ कितना लगता है? 6% इज लेवाइबल ऑन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। रिसीव्ड या तो मिल गई है, रिसीवेबल मिलेगी किससे? एनआर से। ठीक है, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो अपनी कंपनी थी एस्टेरिंग, फ्रॉम अ रेसिडेंट इन इंडिया हु कैरीज ऑन बिजनेस प्रोफेशन, और फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट हैविंग परमानेंट, इंडिया में कुछ ना कुछ होना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। ठीक है, in the present case ABC Limited is required to deduct equalization levy of 1,50,000, that is 6% of 25 lakh, being an amount received as Estering a non-resident not having a PE in India for online। मतलब ABC इंडिया में थी और एस्टेरिंग बाहर थी, एस्टेरिंग ने उसको पेमेंट करी तो उस पर टीडीएस कटेगा नहीं, मतलब एबीसी टीडीएस काटेगी। ठीक है सर, सही है। However, XYZ Inc. a foreign company not having PE in India is not required to deduct equalization levy for consideration paid to Estering for online advertisement। ठीक है सर, वो क्योंकि फॉरेन कंपनी थी इस वजह से इंडिया में उसको कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं था, इस वजह से वो टीडीएस नहीं काटेगी। XYZ Inc. एबीसी लिमिटेड इंडियन थी, इस वजह से वो टीडीएस काटेगी। Equalization levy under section 165A would however be attracted in the hands of Estering on consideration received in respect of online advertising services provided to XYZ Inc. Being a non-resident, such advertisement would target customers resident in India. Moreover, total receipt from e-commerce supply of Estering exceed 2 crores. Accordingly, Estering is required to pay equalization levy of 62% at the rate 32 lakhs। इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इक्वलाइजेशन लेवाई का सेक्शन आता होगा तो आप कर लोगे, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया कैसे होता है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, आप इसको रीड कर लेना एक बार 25 को। तो ये अपनी होगी बच्चों आरटीपी पूरी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, आप करना है इसको सॉल्व अच्छे से करना। आप मान के चलो बहुत कम दिन बचे, आप अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, सब हो जाएगा, बस करते रहना अच्छे से। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं ना, उन्हें हाथ से प्रैक्टिस करो। आप सोचो कि मैं पढ़ के चला जाऊंगा, सुन देख देख के चला जाऊंगा, वीडियो वगैरह देख देख के चला जाऊंगा, वीडियोस केवल एक रेफरेंस के लिए होती है। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो उससे ज्यादा बेनिफिशियल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, हम समझ गए, आप सही कह रहे हो। आप मेरे को कोई डाउट है व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 8433229810। और किसी ने पहला पार्ट नहीं देखा आरटीपी वाली वीडियो का तो पहला पार्ट जरूर देख लेना। एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कराए हैं मैंने, बहुत बढ़िया एमसीक्यूज है आईसीआई के। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे, मेहनत करते रहो, सब मिल जाएगा दोस्तों।